नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज थोड़ी अलग टाइप की बात करेंगे, हालांकि वो राजनीति से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है। फिलहाल जो राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आने के साथ ही साथ एक जो मुहिम शुरू की गई थी राहुल गांधी को बदनाम करने की और राहुल गांधी को किसी लायक न साबित करने की, वो मुहिम अंततः राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ खत्म हो गई। अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है। कालांतर में उसका क्या स्थिति होगी अभी कैसे कहना मुनासिब नहीं है। बहरहाल यहाँ तक स्थिति आ गई है कि एक सारे प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के समकक्ष आके खड़े हो गए हैं। आगे क्या होता है जैसे मैंने बताया वो तो समय बताएगा। ये तो एक मोटे मोटे पॉलिटिकल सिनेरियो है जो दिख रहा है। उसके अलावा इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अंदर अंडर करेंट भी काफ़ी सारे हैं जो कालांतर में कुछ तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही शुरू हो गए थे। बहरहाल वो बहुत पुरानी बात है, वहाँ पे आने का मतलब नहीं है। और कुछ चीज़ें जो है वो हाल की राजनीति में धीरे धीरे वहाँ से शुरू हुई, लेकिन हाल की राजनीति में वो प्रोमिनेंट हुई। वो जो अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि सामने और चीज़ें आएंगी। इसको थोड़ा समझने के लिए जैसे मेरी आदत है थोड़ा सा पीछे से चले तो समझने में आसानी होगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो इसको कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो था कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा ही प्रायोजित था। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो और चाहे वो मुस्लिम लीग रही हो। कांग्रेस को सभी जानते हैं अंग्रेज़ों ने बनाया था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उस ज़माने में अगर ये कहें कि अंग्रेज़ों की सदाशयता के बगैर चला तो इसको कहना बेवकूफ़ी होगी। अंग्रेज़ों की सदाशयता उन्हें भी प्राप्त थी, और अंग्रेज़ों का जो भी हित रहा हो वो तो इतिहासकार बेहतर जानते हैं। मैं तो बहुत सामान्य चीज़ों को जानकारी है मेरी। संघ का भी उसमें अंग्रेज़ों का उसमें योगदान रहा। और इंडियन मुस्लिम लीग उन्होंने 1906 में बनाई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमान लगातार मिलकर लड़े तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, जिसका कालांतर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन में इस्तेमाल किया गया। बहरहाल कुल मिला के परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और कांग्रेस उस आज़ाद हिंदुस्तान पे हर लिहाज से काबिज हो गई। और उस समय का माहौल ऐसा बन गया था कि उसमें मुस्लिम लीग जो थी वो तो पाकिस्तान बनने के बाद ही प्रासंगिक हो चुकी थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो था जिसकी पॉलिटिकल इकाई उस जमाने में जनसंघ थी और आज की तारीख में भाजपा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी ये स्थिति नहीं थी कि वो कांग्रेस को टेक ओवर कर पाता। बहरहाल कांग्रेस ने शासन किया और कांग्रेस ने बहुत सी चीज़ें की और संघ ने भी अपना अलग से रास्ता पकड़ा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कि एक तरीके से संघ से उनको आप संबंधित कह सकते हैं, उनको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। लेकिन बहरहाल बाल कालांतर में उन्होंने जनसंघ बना करके और चीज़ों को नए सिरे से अपने हिसाब से मैनेज करना शुरू किया। हालांकि उनकी कश्मीर में दुखद मौत हो गई, वो एक अलग किस्सा है, वो फिर कभी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना काम शुरू किया। उसने अपने आप को पूरी तरीके से ये कहा और ये साबित किया कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति के लिए हमारी अलग विंग है जो पहले जनसंघ थी और बाद में भाजपा हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारी विंग्स थी इनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इन सबको संचालित करता था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रास्ता चुना कि वो शुरू से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के और राजीव गांधी और राहुल गांधी सबको बदनाम करने की उसकी एक रणनीति रही। सत्ता पर काबिज होने के लिए एक और भी तमाम रणनीतियाँ संघ ने अपनाई, जिसको भाजपा के माध्यम से उसने कार्यान्वित कराया। और उसमें एक रणनीति ये भी थी कि हमको इस जो भी हमारे अलावा सत्ता पर है हमको उनको बदनाम करना है। ये एक जो सोची समझी रणनीति थी जिसके बारे में अब लोग जान गए। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के कई मौक़ों पर संघ का राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा हस्तक्षेप रहा। जैसे कि इमरजेंसी के ज़माने में जयप्रकाश नारायण के पीछे संघ पूरी तरीके से लामबंद था, अब ये खुली बातें सब जानते हैं। या अन्ना आंदोलन के पीछे संघ लामबंद था, ये भी अब खुली बातें सब जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने आप को पृष्ठभूमि में ही रखा।
और जैसा उसका कहना है कि वो सामाजिक संगठन है, इसका उसने ध्यान रखा कि चीज़ें एक मर्यादा के अंदर, एक सीमा के अंदर रहें। जब पहली सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि वो पूरी तरीके से संघ की प्रायोजित सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व तो चूंकि कांग्रेसी नीतियों के परवान तले चढ़ा था, इसलिए वो उतना कट्टर हिंदूवादी व्यक्तित्व उनका नहीं था। हालांकि कई मामलों में उन्होंने संघ के सदस्य होने का परिचय दिया। जैसे मैंने बताया कि अपनी पहली सरकार में उन्होंने पेंशन खत्म कर दी और भी तमाम काम उन्होंने किए, इसका फिर कभी जिक्र होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में संघ ने अपनी ये सीमा रेखा तोड़ दी। अब खुल के कहा जाने लगा कि ये नरेंद्र मोदी की संघ के द्वारा संचालित सरकार है जो अपना काम कर रही है। उनके अपने एजेंडे हैं, उस पर वो चल रहे हैं। कई मामलों में सफल हैं, कई मामलों में असफल हैं। अब जाहिर सी बात है, जब संघ ने खुल के सामने आने में कोई संकोच नहीं किया, तो अब यहाँ से राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल गांधी को पहले लंबे समय तो उनको कांग्रेस पार्टी में ही अपने आप को स्थापित करने में लगा, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी उनको नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। भाजपा तो खैर नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, तो कोई बात नहीं, उसको करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी भी उनको नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, उससे भी उनको उभरने में समय लगा, अपने आप को स्थापित करने में, और भी तमाम चीज़ें रही, जिसके ये जो एक तरीके से राहुल गांधी के लिए अनिश्चय या निष्क्रिय का रहा, उसको भी संघ ने और भाजपा ने काफ़ी कुछ बनाया, उनके बारे में तरह तरह की बातें प्रचारित करके। बहरहाल राजनीति सब होता रहता है। लेकिन अब इस बार जब राहुल गांधी सक्रिय हुए, तो उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से संघ का एक मुखौटा मात्र है, असली शासन संघ ही चला रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने भी अब, जैसा उनकी यात्राओं से, उनके भाषणों से उसे सबसे स्पष्ट है कि उन्होंने सीधे सीधे संघ पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी का तो नाम लेते ही लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संघ से जुड़े हों, सत्ता पर तो फिलहाल वही काबिज है। लेकिन अब वो खुल के कहते हैं कि हमको जो है असली लड़ाई हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों पर खुलकर विचार करते हैं। यानी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक तरीके से अपनी जद में ले लिया है। अब इसका नतीजा क्या होगा, और भी तमाम चीज़ें हैं जो इस बार की जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसमें हुई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी सरकारें बनती थी, पक्ष विपक्ष पहले भी होता था, लेकिन इतनी कटुता पक्ष विपक्ष में नहीं होती थी जितनी नरेंद्र मोदी के ज़माने में हुई। ये एक स्थापित सत्य है, इसको सब जानते हैं। इसलिए अब जो सब मुझे लग रहा है, मैं कह नहीं सकता अभी कैसा होगा ही, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि अब इसके बाद की जो राजनीतिक सिनेरियो होगा नरेंद्र मोदी के बाद, चाहे जो भी हो, उस राजनीतिक सिनेरियो में संघ के ऊपर भी प्रहार होंगे। संघ को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में विपक्ष लेगा और उसी हिसाब से उसके साथ ट्रीट करेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो अब के बाद की जो राजनीति होगी, उसमें जो है राजनीति उतनी सौहार्दपूर्ण और फायदे की नहीं होगी। वो राजनीति अच्छी खासी शत्रुता वाली राजनीति होगी, जिसके लिए ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा जिम्मेदार है, और कुछ हद तक नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है। पहले भी तमाम बातें हुई हैं, और पक्ष विपक्ष पहले भी रहा है। जैसे मैंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल बड़े आराम से शासन चलाया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर शत्रुतापूर्ण राजनीति चलाने का आरोप किसी ने नहीं लगाया। और यही वजह है कि शायद इस बात को, हालांकि संघ भी और भारतीय जनता पार्टी भी मान्यता नहीं देनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार को जो दोबारा कार्यकाल मिला, यह दोबारा से मेरा मतलब है कि पहला कार्यकाल, उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल, उसमें कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की उपलब्धियां और उनकी कार्यशैली का भी अच्छा खासा योगदान रहा। हालांकि नरेंद्र मोदी इसको नहीं मानते, लेकिन ये फैक्ट है। बहरहाल अब भविष्य की राजनीति कैसी होगी ये देखना दिलचस्प होगा, जहाँ संघ जो है आज की तारीख में अब सामाजिक संगठन नहीं रह गया है, अच्छी खासी तरीके से राजनीतिक संगठन के रूप में वो सामने आ गया है। और राहुल गांधी ने भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। देखिए भविष्य में क्या होता है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी तरीके की और भी आपको चीज़ें जो मेरी समझ में आ रही हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बता सकूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।